हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा आज का टॉपिक है उत्तराखंड के गांवों की हकीकत और यहाँ के लोगों की वेदना। उत्तराखंड का 86% पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि लगभग 75% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में है। मैं बात शुरू करती हूँ माइग्रेशन और बेरोजगारी से। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड से 5 लाख से भी ज़्यादा लोग माइग्रेट कर चुके हैं, जिसमें से 1.2 लाख परमानेंटली माइग्रेट हुए हैं, यानी कि वो लोग वापस नहीं लौटेंगे, जबकि 3.8 लाख लोग रोजगार और बेटर लाइफ के लिए माइग्रेट हुए हैं। इससे साफ जाहिर है कि पिछले 21 सालों की सरकारें माइग्रेशन को रोकने में फेल हुई हैं। यहाँ पर माइग्रेशन फॉर बेटर लाइफ का मतलब है कि उनके पास सड़कें, पीने का पानी, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, प्राइमरी एजुकेशन और लाइवलीहुड जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में टोटल 16,000 गांव हैं, जिनमें से कि 12,225 गांव में रोड की कनेक्टिविटी है। मतलब 25% गांव में रोड्स भी नहीं हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहाड़ों की इस हार्श वेदर कंडीशंस में, जिसमें 3 से 3.5 महीने बरसात का मौसम होता है, 3 से 3.5 महीने कड़ाके की ठंड होती है, और रास्ते के नाम पर ऊबड़ खाबड़ पगडंडियां, जिन पर 30 से 45 किलोग्राम का वजन उठाकर यहाँ की महिलाएं हर दिन पीने का पानी लेने, जानवरों के लिए चारा लेने और खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने किलोमीटर्स दूर जाती हैं। ऐसे में अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई तो ऊपर वाले को याद करने के अलावा और कुछ नहीं। इस डिजिटल इंडिया के जमाने में उत्तराखंड में पेशेंट को डोली में लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स कभी कभी आते हैं और फैसिलिटीज के नाम पर कुछ भी नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, जो कि पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देते हैं। फिर पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने के लिए आपके और हमारी तरह पर्सनल व्हीकल नहीं, ना ही कोई एम्बुलेंस की सुविधा। सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे चलता है। और अक्सर दिल दहला देने वाली न्यूज़ सुनने को मिलती है कि महिला की रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, या हॉस्पिटल समय से ना पहुंच पाने के कारण पेशेंट ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये सब चीजें हम तब तक रियलाइज नहीं कर पाते हैं जब तक कि अपने साथ ना घटे। कहते हैं सड़कें किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति की पल्स होती हैं, जो प्रोडक्ट्स को मार्केट से, वर्कर्स को जॉब प्लेस से, स्टूडेंट्स को स्कूल से और पेशेंट को हॉस्पिटल से जोड़ती है। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था पर। आज हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल तो है, लेकिन उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं। डेटा बताते हैं कि उत्तराखंड के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में 57,000 पद रिक्त हैं, यानी कि पोस्ट वैकेंट हैं, जो कि टोटल पदों का 23% है, जिनमें से 8,000 माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, 4,000 प्राइमरी शिक्षा के क्षेत्र में और 3,400 स्वास्थ्य के क्षेत्र में पद रिक्त हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए एग्जिस्टिंग प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों का रिक्रूटमेंट और मात्र बेसिक सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, टॉयलेट और एक छोटी सी लाइब्रेरी, आई थिंक गवर्नमेंट पर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ने वाला। वैसे भी सरकार का कहना है कि 19% बजट जो है वो एजुकेशन को एलोकेटेड है। तो फिर इन 21 सालों में स्थिति बद से बदतर क्यों हुई? मुझे हाल ही में पूरे 50 साल बाद
अपने प्राइमरी स्कूल जाने का मौका मिला और मैंने पाया कि वो प्राइमरी स्कूल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा 50 साल पहले मैं छोड़ के गई थी। मेरी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी एजुकेशन उत्तराखंड के रिमोट एरियाज में हुई है। फादर का ट्रांसफरेबल जॉब होने की वजह से मैंने गढ़वाल और कुमाऊं के बहुत स्कूलों में पढ़ाई की। कभी कोई पढ़ाई को लेकर शिकायत नहीं थी। टीचर्स बहुत मेहनती हुआ करते थे। कोचिंग और ट्यूशन जैसे शब्द तो हमें पता ही नहीं थे। अगर इससे भी पहले की बात करें तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि भारत रत्न अवॉर्डी 1957 में रहे थे, हेमवती नंदन बहुगुणा, जो कि 2 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, प्रोफेसर खड़क सिंह वाल्दिया, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे और पद्मश्री अवॉर्डी रहे, इन सब ने उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल से अपनी एजुकेशन ली। तो फिर आज गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा का इतना बुरा हाल क्यों? इस पर विचार करने की जरूरत है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जाए और शिक्षकों से विनती है कि फिर से देश को गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोग सौंपे। किसी भी राज्य का विकास का मॉडल अनुभवी लोगों की सोच का नतीजा होता है। उत्तराखंड का विकास का मॉडल यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए था, जिसमें कि मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं हर उस उत्तराखंडी की आवाज हूँ जो यहाँ रह रहा है। उत्तराखंड वो पावन भूमि है जहाँ गंगा यमुना जैसी नदियों का उद्गम स्थान है। ये नदियाँ अनगिनत लोगों की प्यास बुझाती हैं, कृषि योग्य भूमि को सींचती हैं, तो वहीं बिजली भी पैदा करती हैं। ऐसे राज्य की महिलाएं हर दिन पीने के पानी के लिए किलोमीटर्स दूर जाती हैं। एक और हम चंद्रमा पर पहुंचने की बात करते हैं, तो क्या उत्तराखंड में नदियों के पानी को घरों तक लाना संभव नहीं है? आज का उत्तराखंड बार बार मुझे अपने बचपन में ले जाता है। 4 बजे नलों पर बर्तनों की लाइन लग जाया करती थी। पानी केवल कुछ घंटों के लिए आता था। एक कॉमन नल हुआ करते थे। किसी को पानी मिलता था तो किसी को नहीं, क्योंकि पानी कभी प्रेशर से आया ही नहीं। आज भी स्थिति वहीं की वहीं है। घरों तक नल तो पहुंच गए हैं, लेकिन नलों में पानी नहीं है। कहीं तीसरे चौथे दिन आ जाता है तो कहीं महीनों बाद आता है। और बेरोजगारी का ये आलम है कि एज पर डेटा 9 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जिसमें से ज्यादातर स्नातक डिग्री होल्डर बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है। ये 21 सालों की सरकारों का फेलियर है कि वो जॉब जनरेट नहीं कर पाई। जॉब्स नहीं, बेसिक फैसिलिटीज नहीं। तो इस मॉडर्न लाइफस्टाइल के एरा में कोई स्ट्रगल क्यों झेलना चाहेगा? इसीलिए लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं। इतनी सारी विषम परिस्थितियों के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि यहाँ किया जा सकता है। उत्तराखंड एक तीर्थ स्थान और एक टूरिस्ट राज्य है। पूजा में चढ़ने वाली सामग्री जैसे कि रोली, मौली, धूप, अगरबत्ती, कॉटन विक्स, प्रसाद की सामग्री और साज सज्जा के सामान को अपने ही राज्य में प्रोड्यूस किया जा सकता है। टूरिस्ट के लिए यहीं की नदियों के पानी को बोतल में भरकर बाहर राज्यों से अपने राज्य में लाया जाता है। तो बिस्लरी जैसी बॉटलिंग यूनिट्स को जगह जगह अपने राज्य में भी लगाया जा सकता है, जिससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पशुपालन, बकरी पालन के लिए घास और जंगलों की सुविधा है यहाँ पर। रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक की जगह यहाँ के फ्रूट्स जूसेस को रिप्लेस किया जा सकता है। इसके अलावा बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश कल्चर जैसे इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जा सकता है। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और वुलन्स को प्रमोट किया जा सकता है। तो छोटी छोटी
प्रोसेसिंग यूनिट्स भी डाली जा सकती हैं। इन सब के लिए गवर्नमेंट से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा भी उठाया जा सकता है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर बजट का एक छोटा सा हिस्सा भी इन गांवों की स्थिति को सुधारने में लगाया होता तो आज हमारे गांव भी खुशहाल होते। सरकार जानते हुए भी अनदेखा कर रही है। अगर कुछ बजट एलोकेटेड भी है तो कोई देखने वाला नहीं कि उस बजट का यूज किस तरह से हुआ। इन गांवों में अब लोगों की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि सरकार को पता है कि उनके वोट बैंक पर ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। मेरे विचार में उत्तराखंड की राजधानी को ऐसी जगह होना चाहिए जहां सत्ताधारी नेताओं को रोज इन मुसीबतों का सामना करना पड़े। आज के लिए इतना ही। दिल में बहुत कुछ है, फिर कभी और फिर मिलते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में।